निकुंज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू और स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और यू कैन टेल मी द सेम। लेकिन कैसा लग रहा है मार्केट? एटलीस्ट 2 दिन की एफआईएस की जो बाइंग है कैश में, हालांकि उसे अभी जज नहीं करना चाहिए, बट कैसा लग रहा है आपका व्यू मार्केट पे क्या है? मीर, वेलकम बैक। मीर, देखिए, अगर आप मार्केट को स्टार्टअप के प्रिज्म से देखते हैं, और मुझे फिर से फीडबैक आ रही है, मैं पीसीआर को बोलूँगा फीडबैक बंद करें वो। तो मार्केट को अगर आप स्टार्टअप के प्रिज्म से अगर आप देखें तो इस समय मार्केट के अंदर कोई बड़ा, जिसे हम कहते हैं वॉलेटाइल मूव या कोई बड़ी मंदी नहीं लगती है। आप इन 3 स्टार्टअप कंपनीज़ की बात करें, नायका की ज़बरदस्त लिस्टिंग, ज़ोमैटो आईपीओ बाज़ार आईपीओ प्राइस के भी ऊपर है, अभी 100% ऊपर है। और हमने देखा था कल पॉलिसी बाज़ार की भी लिस्टिंग एक ज़बरदस्त हुई थी। पीटीएम की लिस्टिंग सेकेंड हाफ ऑफ द वीक के अंदर है। तो इन 4 कंपनियों के अंदर ही जो आज मार्केट कैप है वो करीब $50 बिलियन की मार्केट कैप है, जो एक साइजेबल मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। अच्छी अच्छी कंपनीज़ की हिंदुस्तान में $50 बिलियन की मार्केट कैप नहीं होती है। तो $50 बिलियन की जहाँ एक मार्केट कैप क्रिएट हो रही है, उस पूरे पॉकेट के अंदर किस प्रकार का प्राइस एक्शन है। सब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, सब स्टॉक्स अपने आईपीओ लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट आपको बता रहा है कि आप उसको यूफोरिया बोलिए, या फिर आप उसको एक्साइटमेंट बोलिए, या फिर हम हिंदी में कविता पढ़ते थे खट्टे अंगूर बोलिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आती थी। अगर आप इन शेयरों से इस समय जुड़े हैं और आपका अगर शॉर्ट टर्म मार्केट में सिर्फ एक मकसद है कि मुझे मुनाफा कमाना है, तो इस समय मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का बेरिश मूव है। फिर आप मार्केट को और डिवाइड करिए, फिर हम मार्केट की बात करते हैं जी, इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो मीर, इंडेक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो हम 18,000 के आसपास घूम रहे हैं। सितंबर में तेज़ी, अक्टूबर में ज़बरदस्त उछाल, और नवंबर में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बड़ी ही बेहतरीन रूप से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये शायद एक पैटर्न अच्छे से दिख रहा है। तो बहुत बड़ी मंदी शेयर बाज़ार में इस समय नहीं लग रही है। बेंचमार्क इंडिसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं, स्टार्टअप जैसे पॉकेट्स के अंदर एक्शन है, और हम देख रहे हैं कि मार्केट इस समय एक, जिसे हम कहते हैं कि एक मिड एंड स्मॉल कैप में कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है। ऑलराइट, करेक्ट। साथ मॉर्निंग निकुंज, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत अच्छा पुश मिलेगा अगर यहाँ से फॉरेन टूरिस्ट और आते हैं। और ये जो नई डेवलपमेंट है कि इंडिया विल स्टार्ट इशूइंग टूरिस्ट वीजाज टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन ट्रैवलर, सॉरी, ये आपको कितना बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हो गई है, इकोनॉमी रिकवरी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे अच्छे दिख रहे हैं, और अगर अब यहाँ से ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है तो ये फर्दर एक अच्छा स्टेप होगा, फर्स्ट एक और मूविंग स्टेप होगा। प्रियंका, इकॉनमी नॉर्मलाइज हो रही है, और जब इकॉनमी नॉर्मलाइज होती है तो जिन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी, जाहिर है वही सेक्टर दोबारा वापस आएंगे। अगर ट्रैवल और टूरिज़्म जैसे सेक्टर को बड़ी ओपनिंग मिलती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एयरलाइंस को, स्पेशली उन एयरलाइंस को जो कि इंटरनेशनल रूट्स पे जाती हैं। उन एयरलाइंस को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में उस क्षेत्र के अंदर लिस्टेड स्पेस में बड़ी एयरलाइंस नहीं है, बिकॉज इंडियन एयरलाइंस इस समय एक्सेप्टिंग एयर इंडिया एंड लिटिल बिट विस्तारा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाती हैं। पर एक फील गुड फैक्टर ज़रूर एयरलाइन स्टॉक्स में आएगा। फिर आएगा ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अंदर होटल स्टॉक्स, टूर कंपनीज़, उनके अंदर हम देख सकते हैं कि एक उछाल आ सकता है, जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मगर अब क्योंकि ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह विंटर मंथ में इस समय खुल रहे हैं, और हम देखते हैं कि विदेशी पर्यटक अक्सर विंटर मंथ्स में हिंदुस्तान ज़्यादा घूमने आते हैं, समर मंथ से अवॉइड करते हैं, तो ये टाइमिंग इसका बहुत अच्छा है। और तीसरा जो बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक सीधा इम्पैक्ट आएगा, वह है हॉस्पिटल्स। जी हाँ, बिकॉज मेडिकल टूरिज़्म भी हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा है। इंडिया में मेडिकल केयर वर्ल्ड क्लास है, कॉस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और हम जानते हैं शेल्बी, फोर्टिस, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर अक्सर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, भले वो मिडल ईस्ट से हो या यूरोप से हो। तो वो जो पूरा बिज़नेस था
वो पूरा एक तरीके से ठप हो चुका था। और उस बिज़नेस के अंदर जब टूरिज़्म के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगे तो मेरा मानना है कि सीधा प्रभाव पड़ेगा। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन रियल एस्टेट को भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया है, कुछ कंपनीज अब फंड्स भी रेज कर रही हैं। इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये अभी और री रेट होना बाकी, यानी कि अभी और चलेगा, या फिर अभी थोड़ा ये साइडवेज हो जाएगा क्योंकि कुछ और सेक्टर्स को आगे आना है? देखिए, रियल एस्टेट जो ट्रेंड होता है डिम्पी, वो एक क्वार्टर का या फिर एक साल का ट्रेंड नहीं होता है, मल्टी ईयर ट्रेंड होता है। 10 साल के बाद रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि डिमांड वापस आ रही है और प्राइसिंग में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। सो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर, रियल एस्टेट एज अ ट्रेंड आई थिंक इज़ बैक। और रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल से भी कई लेवल्स पे ज़्यादा हो चुकी है। तो जाहिर है कि इस समय रियल एस्टेट के अंदर एक तेज़ी आ रही है और रियल एस्टेट के इसी ट्रेंड को लेकर के शेयर बाज़ार काफ़ी उत्साहित है। अगर लोढ़ा जैसी कंपनी, जो एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनी है, अगर वो प्री कोविड लेवल में भी इतने बड़े QIP की बात कर रही थी तो शायद उसको इतना बड़ा कमिटमेंट मिलना मुश्किल था। मगर अब शेयर बाज़ार की जो व्यू है रियल एस्टेट को लेकर के चेंज हो चुका है। रेरा की वजह से सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ है, होम रेट्स आर हाईली अफोर्डेबल, वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर आप एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखें तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इस समय अच्छी हो चुकी है। अगर आप एक बैलेंस शीट देखें इंडियन इन्वेस्टर की, वह भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो रियल एस्टेट के अंदर इस समय जो ट्रेंड है वह ट्रेंड ऊंचा है। पर रैप करने से पहले मिहिर, डिम्पी, प्रियंका, मैं बस एक 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं सोच रहा था और मैं लोगों से बात करके समझ रहा था। दैट हिंदुस्तान में 3 प्रकार की बैलेंस शीट हैं। एक है सरकार की बैलेंस शीट। क्या सरकार की बैलेंस शीट प्री कोविड से और बेहतर हो चुकी है? जी हाँ, और बेहतर हो चुकी है। टैक्स कलेक्शंस अच्छे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्याज दर कम है। तो सरकार की जो बैलेंस शीट है, जिसमें तो स्ट्रेस था, वह खत्म हो चुका है। सेकंड होती है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में पिछले कुछ सालों तक काफ़ी हमने देखा था प्रॉब्लम्स थी। किसी को NPA था, किसी के पावर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी, सब डेट काट रहे थे और सब अपनी बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स सॉलिड हैं और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अब एक्सपैंड कर रही हैं। और तीसरी है कंज्यूमर की बैलेंस शीट। जो कंज्यूमर की बैलेंस शीट में है, हम बात कर सकते हैं जी, कोरोना की वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड के अंदर अभी भी रिकवरी नहीं हुई है, मिडल ऑफ द पिरामिड के अंदर अभी भी थोड़ा प्रेशर है, मगर टॉप ऑफ द पिरामिड के अंदर एक वेल्थ इफेक्ट आ रहा है। उस वेल्थ इफेक्ट इक्विटी की वजह से आ रहा है, रियल एस्टेट की वजह से आ रहा है, स्टार्टअप की वजह से आ रहा है, या फिर जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है। ये जो 10% टॉप ऑफ द पिरामिड लोग हैं, डिम्पी, मिहिर, प्रियंका, दे आर द बिग स्पेंडर्स ऑफ द इकोनॉमी, दे आर द नीडल मूविंग पीपल, दे अकाउंट फॉर ओवर 65% ऑफ द टोटल कंजम्पशन। तो तीनों बैलेंस शीट्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत रेयर होता है, मगर इस समय ये तीनों बैलेंस शीट इस समय काफ़ी मजबूत लग रही हैं। और तीनों बैलेंस शीट की अगर ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि इनकी बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला, एक्सपेंशन होने वाला है। और जब ये तीनों बैलेंस शीट साथ आती हैं तो जाहिर है इकोनॉमी और शेयर बाजार हमेशा अच्छे रहेंगे। राइट, अप्रिशिएट योर व्यू निकुंज। तो वेल्थ क्रिएशन सिर्फ गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में नहीं, कंज्यूमर के एस्पेक्ट से भी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर हुई, ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि शायद अब आम आदमी भी, जो हम बात भी करते हैं स्वदेश पर, हमारी कोशिश है आम आदमी भी इस वेल्थ क्रिएशन में अपनी भागीदारी फील कर रहा है और अब दिख भी रही है ऑन ग्राउंड पे। शुक्रिया निकुंज इस एनालिसिस